नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ क्योंकि दिवाली का त्योहार आने वाला है और इससे पहले सरकार हर वर्ग को जरूर कोई ना कोई राहत जो है वो दे रही है। यहाँ पर चाहे हम कर्मचारियों की बात करें या फिर आउटसोर्स के तहत लगे कर्मचारियों की बात करें, तमाम ऐसे हर वर्ग को सरकार कुछ ना कुछ राहत यहाँ पर दे रही है ताकि लोगों का जो दिवाली का त्योहार है, फेस्टिवल सीजन है, इसमें किसी भी तरह से जो है वो मिठास की कमी ना रहे। तो एक सिलसिलेवार हर खबर पर आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने किए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल जो है वो एक बार फिर दिल्ली रवाना होंगे और 23 तारीख को प्रियंका गांधी के नामांकन में वो शामिल होंगे। कल सीएम 3 बजे शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 5:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद सीएम आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से शाम को 7:10 पर केरला के लिए रवाना होंगे। वहां पर गवर्नमेंट रेस्ट हाउस कालीकट में वहां पर रुकेंगे और 23 तारीख को मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री रात को ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे। 24 तारीख को केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि कल कैबिनेट की बैठक भी है। हालांकि सुबह कैबिनेट की बैठक में सीएम सुक्खू जो है वो शामिल होंगे और उसके बाद जो है दोपहर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां ये बताया जा रहा है कि केरला में प्रियंका गांधी के नामांकन में जो है वो सीएम सुक्खू शामिल होने जा रहे हैं। और अपने आप में आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दिल्ली जा रहे हैं तो जरूर जो है वो वहां पर केंद्र सरकार से भी मुलाकात करेंगे, केंद्र सरकार के तमाम सभी मंत्रियों से। इस दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आर्थिक स्थिति है, हिमाचल प्रदेश का जो पैसा रुका हुआ है केंद्र में, उस पैसे को भी लाने का जो एक प्रयास है और केंद्रीय हाईकमान के सामने भी उन सभी मुद्दों को यहाँ पर रखेंगे। तो फिलहाल कल जो है वो मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होंगे और 24 तारीख को अब वो वापस शिमला लौटेंगे। और इसके अलावा कल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट के तमाम सभी एजेंडे जो है वो तैयार हो चुके हैं, जिसमें कि आप देखिए तो हालांकि कल शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग में स्कूल मर्जर का जो हाई और सेकेंडरी स्कूल मर्ज होने हैं, हो सकता है कि कल कैबिनेट में वो मामला भी जाए। हालांकि शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर दी है और कल जो है वो कैबिनेट में यहाँ इस मसले को लाया जा सकता है। और इसके अलावा जेई के कई पद जो है वो यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे। कल कैबिनेट में सरकारी विभागों में भी कई पोस्टों को स्वीकृत किया जाएगा, इसको मंजूरी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कैबिनेट की बैठक ये होने वाली है। दिवाली से पहले इस कैबिनेट की बैठक में के मायने जो है वो ये भी देखे जा रहे हैं कि सीएम जो है वो दिवाली पर और भी सौगात हिमाचल के अन्य वर्गों के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि उनका जो वेतन है वो 28 तारीख को आ जाए। तो अब ऐसा तबका भी है, अब देखिए युवा बेरोजगार है, उनके लिए भी जरूर जो है वो इंतजार की घड़ी है कि उन्हें दिवाली पर सरकार की ओर से क्या गिफ्ट दिए जाएंगे, क्या तोहफे दिए जाएंगे। तो कल की कैबिनेट जो है वो जरूर इस पर फोकस्ड होगी और हो सकता है कि सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए जो पेंडिंग रिजल्ट है उसे घोषित करने के लिए डायरेक्शन जो है वो कैबिनेट के जरिए राज्य चयन आयोग को दे और इसके अलावा सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए भी स्वीकृति कल कैबिनेट में दी जाए। तो कल की कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल अगली खबर की हम बात करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ढली उपनगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए 8.28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और ये सुविधा हिमाचल प्रदेश में श्रवण एवं दृष्टिबाधित बच्चों को सुविधा प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। और इस 5 मंजिला भवन में 32 आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इस भवन में कंप्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, संगीत कक्ष, पुस्तकालय, वर्कशॉप और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके अलावा 10 कमरे छात्रावास के लिए आवंटित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज कहा कि वर्तमान में इस संस्थान में 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 106 श्रवण बाधित और 34 दृष्टि बाधित छात्र शामिल है। इस संस्थान में छात्रों को पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।
सीएम ने कहा कि इसके अलावा छात्रों को यहाँ हस्तशिल्प, बेकरी, कंप्यूटर कौशल और बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि भविष्य में वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। और इसके अलावा जो है वो, क्योंकि ये यहाँ पर सीएम ने आज ढली के उपनगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए बड़ी सौगात दी है। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने आज कई ऐलान किए हैं। बहुत सारे कर्मचारी के ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आज जरूर जो है वो थोड़ी सी राहत मिली होगी, और जो एक समय से चिंता चल रही थी कि आखिर उनका फेस्टिवल कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि सैलरी जो है वो उनके खाते में 10 तारीख को आती है। आउटसोर्स की हम बात कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, तो तमाम ऐसे वर्ग, इनके जो वेतन है वो हर माह 5 तारीख के बाद आता है। आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 10 तारीख के बाद भी मिलता है, और दीपावली का त्योहार जो है वो 31 तारीख को है, यानी कि इसी महीने 31 अक्टूबर को है। तो इसी को लेकर सीएम ने जिस तरह से रेगुलर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ऐलान किया था कि उनकी सैलरी जो है वो 28 तारीख को उनके खाते में आ जाएगी, इसी तरह से आज मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी, मल्टीपर्पज वर्कर, आशा वर्करों को दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। और सरकार ने अन्य कर्मचारियों की तरह इन्हें भी इस माह की 28 तारीख को सैलरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इसका ऐलान किया, और पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से संबोधित मीडिया से बातचीत करते हुए जो है वो ये बात कही और इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली को देखते हुए जहां पर सभी कर्मचारियों को 28 तारीख को वेतन दिया जा रहा है, उसी कड़ी में पेंशनरों को पेंशन और डीए का भुगतान भी इसी तारीख को किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी विभाग और निगम बोर्डों में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मल्टीटास्क वर्करों को भी सरकार ने 28 अक्टूबर को वेतन देने का एक फैसला जो है वो किया है, और इसकी अधिसूचना भी आज जारी हो चुकी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है और आउटसोर्स के तहत जितने भी कर्मचारी लगे हैं, उन्हें 28 तारीख को उनके खाते में उनका वेतन इस बार डल जाएगा। और इस संबंध में आज जो है वो अधिसूचना भी जारी हो गई है, तो ऐसे में अब जरूर ये एक राहत वाली खबर है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा कि राज्य सरकार 4 केंद्र बिंदुओं, दिव्यांग, अनाथ, विधवाओं के बच्चों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लेकर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों पर 70%, विधवाओं के बच्चों पर 90% और दिव्यांग बच्चों पर 50% जो है वो उनको राहत पहुंचा चुके हैं, और अगले बजट में इन पर और सुधार किया जाएगा। इसके अलावा 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लेकर भी सरकार अगले बजट में और भी बेहतर योजनाएं लेकर आएगी। और इसके अलावा आगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर विंग के सिवाई स्टेशन का उद्घाटन किया, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र पूरे सप्ताह 24 घंटे कार्य करेगा, और ये साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में प्रभावी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवाई स्टेशन लोग रियल टाइम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। खासतौर पर आर्थिक अपराध से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं, उनका निपटारा जो है वो तुरंत भाव से किया जाएगा, और लोगों को तुरंत भाव से इस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो शिकायत साइबर सेल में करनी पड़ेगी। अगली खबर की बात करते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में आज लोक निर्माण विभाग एवं एसजेवीएनएल के मध्य सुन्नी लोहरी सड़क MDR 22, जिसमें कि घरट नाला खेरा है, और शिमला से मंडी MDR 76, जिसमें कि ढली से देवीधार है, की सड़कों के विस्तारीकरण परियोजना से संबंधित लगभग 70 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस समझौते से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। अगली खबर की बात करें। प्रदेश सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है। अंबोटा ऊना के कुलदीप कुमार धीमान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कुलदीप कुमार पूर्व में उद्योग मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष वित्त आयोग भी रहे हैं। वह ज्वाली कांगड़ा के दिग्विजय मल्होत्रा को आयोग का इसके अलावा ज्वाली कांगड़ा के दिग्विजय मल्होत्रा को आयोग का सदस्य बनाया गया है।
इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की ओर से आज अधिसूचना जारी कर ली गई है और अनुसूचित जाति आयोग में नई ताजपोशी के बाद अब अन्य बोर्डों और निगमों में भी जल्द ही सरकार नई ताजपोशी कर सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस नेता लॉबिंग में जुट चुके हैं। सीएम सुक्खू भी 2 दिन बाद दिल्ली जा रहे हैं, जहां पर बोर्ड निगमों में ताजपोशियों को लेकर वहां पर चर्चा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे निगम और बोर्ड कॉर्पोरेशन ऐसे हैं जहां पर अध्यक्ष का पद खाली है, मेंबर के अध्यक्ष खाली है, जिस वजह से जो है बोर्ड और निगमों के अधिकतर कार्य जो है वो इस समय ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब सुक्खू तमाम जितने भी ऐसे बोर्ड कॉर्पोरेशन है वहां पर तैनाती कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल सरकार का उपक्रम बिजली बोर्ड घाटे से उभरने के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के में हर जगह जो है वो सरकारी विभागों में और अन्य बोर्ड कॉर्पोरेशन में इसकी चर्चा चल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो अब इंजीनियरों के 51 पद खत्म करने के बाद आउटसोर्स के तहत लगे 81 ड्राइवरों को नौकरी से निकालने की तैयारी में बोर्ड है। इससे बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप जरूर मच चुका है। नौकरी से निकाले जा रहे ड्राइवर 10 से 12 सालों से यहां पर सेवाएं दे रहे हैं और इस दौरान पूर्व की वीरभद्र सरकार और पूर्व की जयराम सरकार ने भी इनके लिए पॉलिसी बनाने का जरूर भरोसा दिया, लेकिन आज तक इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बन पाई। लिहाजा अब तक ये कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से बोर्ड में सेवाएं दे रहे थे। और हिमाचल बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि ड्राइवरों की छंटनी करना जो है वो बोर्ड का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो यहाँ पर जो है वो तमाम सभी कर्मचारी एकजुट होंगे और बोर्ड के खिलाफ जो है वो यहाँ पर मोर्चा भी खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती तो कम से कम उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने उस कंपनी को पत्र लिख दिया है जिसके जरिए ड्राइवर आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। तो अब आप देखिए कि बिजली बोर्ड हालांकि बहुत सारे जगहों पर जो है वो बिजली बोर्ड के इस फैसले को सराहनीय भी बताया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट से अगर उभरना है तो जिन जिन विभागों में बोर्ड कॉर्पोरेशन में सरप्लस स्टाफ है उन स्टाफों की छंटनी करना भी जरूरी है। लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ग है जैसे कि आउटसोर्स कर्मचारी जो कि कई सालों से यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो यहाँ पर जरूर अब बिजली बोर्ड में इसका विरोध होने लगा है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश ने अपनी पहचान व सम्मान भी खोए हैं और विकास की दृष्टि से भी पीछे चला गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के आनन फानन में लिए गए फैसले से राष्ट्रीय स्तर पर खिल्ली उड़ती है तो उसे वापस लेते हैं और इतना ही नहीं, फैसलों के आरोप पूर्व भाजपा सरकार पर जड़ दिए जाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही हर चीज पर टैक्स लगा दिया, सीमेंट में 125 की बढ़ोतरी कर दी और अब टॉयलेट टैक्स को कहती है और फिर बैक रोल कर लिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में चुनाव में हिमाचल की गारंटियों के जिक्र देखने को मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने खुद कहा कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रही। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सुक्खू सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 2 वर्ष बाद भी पीएम मोदी व उनके नाम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा, जिसमें कि चाहे आउटसोर्स के तहत लगे कर्मचारियों को नौकरियों से निकालना हो या फिर इंजीनियर्स के पदों को समाप्त कर देना हो या फिर तमाम ऐसे मसलों को लेकर जो है वो आज नेता प्रतिपक्ष ने धर्मशाला में सरकार को घेरा। अगली खबर की बात करते हैं। शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो चुका है। आज दोपहर 12:40 पर कमेटी ने मस्जिद की छत को उखाड़ने का काम शुरू किया। 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था और संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्चे पर करने को कहा गया था। वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर मस्जिद कमेटी ने आज से अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू कर दिया है। ये मस्जिद 1947 से पहले की बनी हुई है, तब ये 2 मंजिल होती थी और इसके बाद इसमें 3 और अवैध मंजिलें बना दी गई। इसके खिलाफ नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में 14 साल से केस चल रहा था।
ये मामला 1 सितंबर को सुर्खियों में आया, जब दो समुदाय के बीच झगड़े के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ और स्थानीय निवासियों का आरोप था कि मस्जिद की अवैध मंजिल में उनके घर में बाहरी लोग ताक झांक करते हैं। वहीं इस मामले को हिमाचल हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। स्थानीय लोगों ने ये याचिका दायर की है। उनका कहना है कि निगम आयुक्त कोर्ट में 14 साल से अभी तक फैसला नहीं हुआ है। आयुक्त का मस्जिद गिराने का आदेश भी अंतरिम है। हाईकोर्ट निगम आयुक्त को जल्द पूरा फैसला करने को कहे, ये याचिका में हाईकोर्ट को दी गई याचिका में स्थानीय लोगों ने कहा था। और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि बोर्ड से अवैध निर्माण गिराने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद आज मस्जिद की छत को उखाड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पैसे जुटाकर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। पूरे अवैध निर्माण तोड़ने में 2 से 3 महीने लगेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में आपसी भाईचारा व सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। मस्जिद कमेटी अपने खर्च पर अवैध निर्माण को तोड़ेगी। वहीं संजौली मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मस्जिद के लोगों ने खुद कहा कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसको गिरा देंगे, इसलिए हमारे सीएम ने ये कहा है। और बड़ी बात है, सीएम ने कहा कि हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई मस्जिद के प्रमुख इमाम वह खुद चाहते हैं कि इसे गिरा दिया जाए क्योंकि ये अवैध है। और इसी के साथ जो है वो शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आज इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो ये पहल की गई है उसका वो स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से अवैध भवन को ध्वस्त करने का फैसला मस्जिद कमेटी ने किया है। और उन्होंने लोगों से भी ये अपील की है कि अच्छा माहौल बनाए रखें और इस तरह की कोई भी अगर परिस्थिति ना हो, इससे भाईचारा आपस में खराब ना हो, तो इसको लेकर जो है वो जरूर जो भी कदम उठाने पड़े उन कदमों को जरूर उठाए। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मामले पर की गई कानूनी प्रक्रिया की गई जो कार्यवाही है उसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। मंत्री ने मस्जिद कमेटी से अपील की है कि यदि उनके पास भवन गिराने के लिए फंड या अन्य किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो कोर्ट को पत्र लिख सकते हैं। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य की शांति बनाए रखने के लिए ये एक आवश्यक पहल है। और दूसरी बात है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से भी आज संजौली मस्जिद मामले को लेकर जो है वो फैसला हुआ है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले के जल्द निपटारे के लिए संजौली के स्थानीय निवासियों की ओर से याचिका दायर की गई थी और ये मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में लंबित है। याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश जारी करने की भी मांग की गई थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आज मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सभी पक्षों की सहमति से इस याचिका का निपटारा करते हुए नगर निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर मस्जिद से जुड़ी 2010 की शिकायत का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। और इस शिकायत में खुद एमसी शिमला शिकायत करता है। आपको बता दें तो 5 अक्टूबर को नगर निगम शिमला की आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के आवेदन पर संजौली में 5 मंजिला मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलें गिराने की अनुमति दी थी। और हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला की ओर से निगम आयुक्त के ढांचा गिराने संबंधी आदेशों का हवाला देते हुए स्थानीय निवासियों की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की थी। और इस मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के शीघ्र निपटारे की मांग पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने निगम आयुक्त को सभी पक्षों को सुनकर फैसला देने के आदेश दिए। और सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2010 से लंबित इस मामले में स्थानीय लोगों ने धरातल से ही इस मस्जिद के निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने निगम के स्थानीय कनिष्ठ अभियंता के समक्ष शिकायत की थी, जिसके बाद सलीम टेलर को नोटिस जारी कर मामले को लटकाने की कोशिश की क्योंकि उसका इस निर्माण से कोई लेना देना नहीं था। इस बीच ये इमारत 5 मंजिला बना दी गई और स्थानीय निवासियों के अनुसार ये मामला पिछले 14 वर्ष से आयुक्त कोर्ट में चल रहा था और अभी भी इसकी धरातल से जुड़ी मंजिलों पर आयुक्त कोर्ट के समक्ष मामला लंबित पड़ा हुआ है। और प्रार्थियों ने यह भी कहा कि नगर निगम अधिनियम के तहत ऐसे मामलों का निपटारा 6 माह के भीतर ही हो जाना चाहिए, परंतु इस मामले में 14 साल से अधिक का समय लग गया, लेकिन अभी तक जो है वो कोई कार्यवाही इस पर नहीं हो पाई। अगली खबर की बात करें तो सरकार ने 10 वीडियो के तबादला आदेश आज जारी किए हैं, जिसमें लतिका शहजपाल वीडियो नगरोटा बंगवा लगाया गया है, बशीर खान को वीडियो गोहर जिला मंडी में लगाया गया है और सुरजीत सिंह वीडियो बरोहा जिला कांगड़ा में लगाया गया है। सरवन कुमार को वीडियो आरडीडी हेडक्वार्टर शिमला लगाया गया है। कुलदीप कुमार वीडियो को पट्टा जिला सोलन लगाया गया है।
और कला देवी को बीडीओ चिराग जिला मंडी में लगाया गया है और उदी धारा को बीडीओ नूरपुर जिला कांगड़ा में लगाया गया है और रेखा देवी बीडीओ यहाँ हेडक्वार्टर शिमला लगाया गया है और अरविंद गुलेरिया को बीडीओ आरडीडी हेडक्वार्टर शिमला लगाया गया है। रमेश कुमार को बीडीओ सोलन में तैनाती दी गई है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अफसरों और कर्मचारियों से संबंधित ये अच्छी खबर है और अफसरों और कर्मचारियों को सुनना भी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहे हैं। तमाम सभी आला अधिकारी हो, कई कर्मचारी हो, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो कई सरकार की कटाक्षा भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं हैं जिसका सोशल मीडिया के जरिए जो है वो जरूर उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। ऐसे अफसर, ऐसे कर्मचारी जो सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए जो है वो अपना ब्लॉगिंग करते हैं और सरकारी यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान जो भी इस तरह की अर्निंग प्रोसेस अपना जिन्होंने शुरू किया है, उन लोगों के लिए अब सख्त नियम हिमाचल प्रदेश में लागू होंगे। इस तरह के कार्यों के लिए सरकार से अब परमिशन लेना हर कर्मचारी और अफसर के लिए अनिवार्य हो जाएगा। नौकरी के अलावा अन्य एक्स्ट्रा अगर कोई अपना बिजनेस अर्निंग कर रहा है तो ऐसे कर्मचारी और अफसरों को भी सरकार से परमिशन लेनी होगी और साथ ही साथ जो है वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम का 20% जो है वो सरकार के ट्रेजरी में जमा करवाना होगा। तो इसको लेकर जो है वो जरूर सरकार लेवल पर सरकार ने वित्त विभाग और कार्मिक विभाग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों की स्टडी करने को कहा गया है और सख्ती से उसकी गाइडलाइन एक बार फिर से जारी करने को कहा गया है। तो कहा यह जा रहा है कि अब जल्द जो है वो इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। जल्द जो है वो एक बार फिर से वही सीसीआर नियम जो कर्मचारियों पर लागू होते हैं उनको लेकर जो है वो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी और सख्ती से उनका पालन करने के लिए सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को जिम्मा सौंपा जाएगा। अब सरकारी ड्यूटी के दौरान या फिर ड्यूटी के बाद अगर कोई भी एम्प्लॉय ब्लॉगिंग करता है, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो अलग अलग रील्स डालता है, अर्निंग, आप समझिए कि अगर, क्योंकि सरकारी ड्यूटी के दौरान कोई भी आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं, अर्निंग आप नहीं कर सकते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 20% जो है वो सरकार की ट्रेजरी में जमा करवाना होगा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल के 2 सचिवालय के ऐसे अफसर हैं जिन्होंने सरकार से परमिशन मांगी है और कहा है कि उन्हें यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करनी है, वीडियोस अपलोड करनी है तो उनको परमिशन दी जाए। तो इस मसले के बाद जो है जब सरकार के पास ये परमिशन लेटर पहुंचा है 2 विभागों का, तो उसके बाद जो है वो राज्य सरकार ने जो सीसीआर नियम है सरकारी कर्मचारियों के लिए उन पर स्टडी करने के जो आदेश है वो अधिकारियों को दिए हैं और अब नए तरीके से इस पर जल्द जो है वो डायरेक्शन जारी हो जाएगी। तो फिलहाल क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से उनको कई बार सरकार ने लताड़ भी लगाई है। बावजूद इसके जो है वो अभी तक वो सोशल मीडिया का यूज जो है वो गलत तरीके से करते हैं। ऐसा सरकार की टिप्पणी है, सरकार के अधिकारियों की टिप्पणी है। तो इसी को लेकर जो है अब वो सख्त नियम हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों पर लागू हो जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए सामान्य टेट भी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के ऑर्डर जारी किए हैं और अब विशेष शिक्षक संघ ने स्पेशल टेट करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला सरकार को दिया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल टेट भी स्पेशल एजुकेटर के लिए मान्य किया है। विशेष शिक्षक संगठन का कहना है कि हिमाचल में 70% स्पेशल एजुकेटर ने सामान्य टेट पास किया है। ऐसे में उन्हें अब भर्ती के लिए स्पेशल टेट करवाने की क्या जरूरत है। उन्होंने सामान्य टेट को ही मान्य करने की मांग सरकार से उठाई है। अगली खबर की बात करें, मुंबई के वर्ल्ड क्लास स्कूल में हिमाचल के सरकारी स्कूल के छात्र पढ़ेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर 4 छात्रों का चयन इसमें हुआ है, जिसमें कि 3 शिमला, 1 छात्र सोलन जिला का है। देश की बड़ी नामी संस्था शिव नादर की ये पहल है और पहली बार हिमाचल के छात्रों का चयन इसमें हुआ है। 6ठी से लेकर 12वीं तक इन 4 छात्रों की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र से मुंबई में निःशुल्क होगी और रहने और खाने पीने तमाम सभी सुविधाएं जो है वो इन छात्रों को निःशुल्क दी जाएगी। अगली खबर की बात करें, शिमला पुलिस टीम की ओर से एक और चिट्टा तस्कर रंजन गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है।
एसडीपीओ ठियोग सिद्धार्थ शर्मा नेतृत्व वाली टीम ने ये कार्रवाई की है और एनडीपीएस एक्ट के तहत 13 सितंबर को कोटखाई थाने में दर्ज मामले में दलसर कोटखाई निवासी रंजन शर्मा, हलाला महासू निवासी सुमन शाही व उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली निवासी कमल आचार्य को 30.640 ग्राम चिट्टा व प्रतिबंधित सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है और इससे पिछले लिंक के आधार पर रंजन शर्मा गिरोह का भंडाफाड़ यहां पर पुलिस की ओर से किया गया है। इसी के तहत पुलिस ने आज इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी कामयाबी जो है वो शिमला पुलिस को इस पूरे मामले पर मिली है। और इसी तरह से मौसम की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सुबह और शाम पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जरूर जो है वो लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो दोपहर के समय यहाँ पर जब धूप खिलती है तो जरूर हल्का जो है वो गर्मी का एहसास अभी भी हो रहा है। मौसम विभाग केंद्र की अगर माने तो 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि ताबो में जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा माइनस की और यहाँ पर बढ़ रहा है। इसी तरह से कुकुमसेरी और केलांग में भी ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ने लगा है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में आने वाले कुछ समय तक, 1 हफ्ते तक बर्फबारी का जो पूर्वानुमान है उसकी संभावना कम जताई गई है। तो ऐसे में आप अपना ध्यान जरूर रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।